Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 अगस्त 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सोन रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज फिजी लोकेटेड। जो फिजी आइलैंड है दोस्तों वो कौन से समुद्र में स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी पैसिफिक ओशन या फिर डी आर्कटिक ओशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बिल्कुल फ्रंट पेज पर भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। और केवल फ्रंट पेज पर नहीं, पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 16 पर लगातार चर्चाएं हुई। कल पूरे देश भर में विनेश फोगाट की चर्चाएं हो रही थी। देखो दोस्तों, ओलंपिक्स के जो गेम है वो जारी हैं पेरिस के अंदर में, और इस गेम में अभी तक भारत के पास में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। और कल जो हमारी तारीख थी ना यार, 7 अगस्त, सच बता रहा हूँ 7 अगस्त इंडिया के लिए ओलंपिक्स के पर्पज़ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों? एक तरफ यहाँ पे दोस्तों विनेश फोगाट का गोल्ड मिस हुआ और दूसरी तरफ यहाँ पर मीराबाई चानू का भी गोल्ड मिस हो चुका है। मतलब 2 गोल्ड मेडल हाथ से निकल जा चुके हैं। अभी एक आशा बची है, एक गोल्ड मेडल आ सकता है आज, वो भी किस गेम में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विनेश फोगाट के साथ में हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये ना रेसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और इससे पहले वाला जो मैच था इनका जापान की वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन के साथ में, जिनका नाम है यूई सुसाकी, तो दोस्तों उनको हराया। और जैसे ही यहाँ पर वो जापान की चैंपियन हारी दोस्तों, उसके बाद हमको लगा यार, कंफर्म हो गया था कि यार एक गोल्ड मेडल आने वाला है इस बार। क्योंकि जापान की रेसलर का जो इंटरनेशनल पूरा का पूरा सीज़न देख पाएंगे, बहुत ही शानदार रहा है। इतिहास में भी अगर हम देखेंगे तो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और हारी नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम नज़र आया विनेश फोगाट की साइड से। लेकिन उसके बाद कल इनका दोस्तों फाइनल मैच था। अब फाइनल मैच से पहले क्या होता है, उन रेसलर का जो वेट होता है वो मेजर किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो विनेश फोगाट है, वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉर्मली इनका 53 केजी में देखने को मिलता है, यानी 53 केजी की कैटेगरी में ये रेसलिंग करती हैं। और इनका वेट भी 53 केजी के आसपास रहता है। उसको जैसे तैसे कम करके यहाँ पे इन्होंने 50 केजी पहुँचाया। और उसके बाद में जो पहला मैच हुआ था उसमें इनका 49 पॉइंट समथिंग था, तो उसको मेंटेन करके रखा। लेकिन जो दोस्तों फाइनल मैच होना था, फाइनल मैच से पहले यहाँ पे जो वेट मेजर किया गया, उस वेट मेजरिंग में इनका जो वज़न था दोस्तों वो 50 किलो 100 ग्राम था। तो कहोगे इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, ये 100 ग्राम्स जो है ना एक्स्ट्रा वेट था। और इस 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट की वजह से यहाँ पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहोगे 100 ग्राम्स, जी बिल्कुल यही मैटर है। और होता यहाँ पे यह है दोस्तों कि वैसे तो ये फाइनल तक पहुँच चुकी थी, तो फाइनल तक पहुँच के अगर यहाँ पे ये एक मैच और खेलती और गोल्ड ना भी जीतती तो दोस्तों भारत को फिर भी एक सिल्वर मेडल तो मिलता, इनके पास सिल्वर आता। लेकिन अभी के समय पर इनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिल पाएगा। रीज़न यहाँ पर यह है, इन ओलंपिक्स के इस फेडरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, इस नियम के हिसाब से ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पे जो भी डिस्क्वालीफाई हुआ उसको सीधा लास्ट स्पॉट दिया जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, इतने बड़े फाइटर को हराने के बाद में फाइनल पहुँचना और डिस्क्वालीफिकेशन की वजह से बिल्कुल लास्ट आ जाना, बिल्कुल लास्ट स्पॉट इनको दे देना, ये चीज़ सही नहीं है। वैसे यहाँ पर हमारे भारत की जो यहाँ पे टीम पहुँची है, इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार और टाइम दे दीजिए, है ना, थोड़ा सा और समय दे दीजिए, 100 ग्राम्स कम कर लेंगे। और यार कल जैसे ही न्यूज़ आई ना, उसके बाद मैं भी सोच रहा था यार एक मौका और मिल जाए, बस खाली एक बार और वेट मेजर करने का मौका मिल जाए, जिसमें यहाँ पर फिर उसके बाद काम हो ही जाता।
लेकिन दोस्तों वो मौका मिला ही नहीं दूसरा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि अरे यार कुछ नहीं तो सिल्वर मेडल की तो हकदार हैं ना वो, उनको सिल्वर मेडल तो देना ही चाहिए। तो वैसे यहाँ पे जो नियम है उसके हिसाब से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, इसको लेकर अपील की गई है। विनेश फोगाट ने वेडनेसडे में अपील की है इनका डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है उस बेसिस पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के अंदर में, और डिमांड की है कि भाई यहाँ पर कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। और ये हम भी चाहते हैं यार, ये सही बात है। पता नहीं यार ये कैसे नियम है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गया, भाई जो जिसका हकदार है। अगर आप ये देख रहे हैं कि सिल्वर मेडल मिलता उनको, अगर वो गेम ना भी जीतती तो 100 ग्राम्स वजन बढ़ने की वजह से एक तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, थोड़ा और दे सकते थे या कोई चीज़, यार थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कठोर है। फिर दूसरी बात, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सिल्वर मेडल की भी हकदार नहीं है ये, और सीधा यहाँ पे लास्ट स्पॉट थमा दिया गया। ये एक सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इनके साथ में हुआ क्या गया था आपको मैं ये बता देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इनका राउंड 1 था, यानी प्री क्वार्टर फाइनल की बात कर रहे हैं, उससे पहले विनेश फोगाट का जो वज़न था वो लगभग 49.90 किलोग्राम्स के आसपास था। ठीक है, सेमीफाइनल के बाद जब मैच हो गया तो उसके बाद भी वज़न किया जाता है, तो इनका वज़न किया गया तो 52.7 किलोग्राम था। अब यहाँ पर जब वज़न ज़्यादा हुआ तो वज़न घटाने के लिए पूरी रात मेहनत की इन्होंने, है ना। खाना, लिक्विड, ये सब बिल्कुल लिमिटेड वे में लिया, या मील्स स्किप भी की, पूरी रात वर्कआउट करती रहीं और पूरी कोशिश की गई कि वज़न कम किया जाए। तो कई सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, कल बहुत कोशिशें कर रहे थे, एक पूरी लड़ाई छिड़ी हुई थी यार। मतलब ऐसी चीज़ों में जो पॉलिटिक्स वगैरह ना, इसको दूर रखना चाहिए, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे देश की बात है, रेपुटेशन की बात है। अब बात आ रही है यहाँ पे कि कुछ लोगों का कहना है कि बाल कटा देते तो वज़न कम हो जाता, है ना। 100 ग्राम तो बाल कट जाते, वेट ऑलरेडी कम हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ अपना ली गई थी, ध्यान से सुनना। बाल काटे गए, नाखून छोटे किए गए, जो जर्सी होती है, जो ये सिंगलेट पहना जाता है, उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई। हर चीज़ कोशिश की गई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी कम होते होते वज़न मापने के दौरान अगर हम देखें, क्योंकि इनका 52.7 किलोग्राम था सेमीफाइनल के बाद में, तो उसको कम किया गया, बहुत ज़्यादा कम किया गया। और कम करते करते एट द लास्ट जब मेजर किया गया मैच से पहले तो 50.1 किलोग्राम हो गया दोस्तों, 100 ग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको ये डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ा। अब दूसरी चीज़ सुनिए, जैसे मैंने बोला कि कल यार इंडिया के लिए ओलंपिक्स के पर्पज़ से दिन अच्छा नहीं था। 2 गोल्ड मिस हुए, और दोनों के पीछे का यहाँ पर ये देखिए, विनेश फोगाट 100 ग्राम की वजह से यहाँ पर गोल्ड नहीं जीत पाए, और मीराबाई चानू एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद थी, कल आशा लग रही थी, कल ही मैच था ना इनका रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ये कि इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मीराबाई चानू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों 1 किलोग्राम 1 केजी की वजह से ये भी पीछे रह गई। पता है डेटा क्या बोलता है, ये आप देखिए। अभी आर्टिकल्स वैसे आज जो है पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर पहले प्रिंट हो गया होगा, आधी रात को यहाँ पर ये पूरा डेटा सामने आया है, तो सुबह देख पाएंगे 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मीराबाई चानू ने 199 केजी दोस्तों लिफ्ट किया, वेट लिफ्टिंग में थी, तो 199 केजी लिफ्ट तो किया, लेकिन इनको यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कोई सा भी मेडल नहीं मिल पाया। क्यों? रीज़न ये देखिए, क्योंकि चाइना की यहाँ पर वो एथलीट हैं, चाइना के एथलीट का यहाँ पर जो टोटल उन्होंने वेट उठाया है, लिफ्ट किया है, वो है 206 केजी। फिर उसके बाद रोमानिया की यहाँ पर ये एथलीट थी जिन्होंने 205 केजी उठाया। फिर उसके बाद थाईलैंड की यहाँ पे एथलीट थी 200 केजी। मीराबाई चानू 4th नंबर पे थी। 1 किलोग्राम का डिफरेंस था, 1 केजी ऊपर नीचे होता तो दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट में नाम आ जाता, एक मेडल आ जाता कम से कम। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि भाई गोल्ड आएगा, बट वो एक्सपेक्टेशन दोस्तों पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्लेयर्स ने, हमारे एथलीट्स ने पूरी मेहनत की है, और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत प्रेशर होता है, हर चीज़ यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। और जो भी इनको ट्रोल कर रहा है या करेगा दोस्तों, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। देखो जो हमारे प्लेयर्स हैं यार, इनको मतलब जब जीतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग साथ में खड़े हैं, देश साथ में खड़ा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो इस समय पर यहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है कि हम इनके साथ में खड़े रहें, इनका हौसला बरकरार रहे। हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ ये नहीं नकार सकते कि अब की बार ओलंपिक्स के अंदर में भारत का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं रहा यार। ठीक है, कल ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ से कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, और उसके पीछे का रीज़न भी है, उन्होंने स्पोर्ट्स पे काम किया है। हमें भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अब की बार का टैली देखोगे, मतलब लाइव टैली, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हम 8 अगस्त को, तो
अगर हम देखें तो क्या टेबल चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर अभी यूएसए है, अमेरिका। पता है अमेरिका के पास में जो गोल्ड है 27 गोल्ड जीत चुका है अमेरिका। और सिल्वर की बात करेंगे तो 35 सिल्वर जीत चुका है। और उसके बाद में तीसरा अगर हम ब्रॉन्ज़ की बात करेंगे तो लगभग 32 ब्रॉन्ज़ जीत चुका है अमेरिका। तो अमेरिका का जो यहाँ पे पूरा टोटल बना है वो लगभग 94 के आसपास का है। 94 मेडल्स अभी तक वो जीत चुके हैं, समझ गए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट कंट्री तो यूएसए है अभी लिस्ट में। सेकंड कंट्री दोस्तों यहाँ पे चाइना है। चाइना ने अपना नाम बनाया हुआ है। चाइना अभी तक 25 गोल्ड जीत चुका है दोस्तों ओलंपिक्स के अंदर में, 23 सिल्वर जीत चुका है और 17 ब्रॉन्ज जीत चुका है। तो लगभग 65 मेडल्स तो यहाँ पर इस ओलंपिक्स के अंदर में चाइना के पास में है। अभी तक का डेटा है, अभी और भी बहुत सारे गेम्स बाकी हैं। फिर तीसरे लेवल पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस तीसरे पे है जिसने 13 गोल्ड अभी तक जीत लिए हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 21 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो इनका भी टोटल लगभग 51 के आसपास हो गया। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाता है ब्रिटेन। कल ऑस्ट्रेलिया था बट यहाँ पे अभी ऑब्वियस सी बात है मेडल ऊपर नीचे हो रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ब्रिटेन यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके ने अभी तक यहाँ पे 12 गोल्ड जीते हैं, 17 यहाँ पर इनके सिल्वर हैं, 20 इनके ब्रॉन्ज हैं। तो लगभग टोटल इनका 49 मेडल्स बन चुका है अभी तक का। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतर काम किया है और ऑस्ट्रेलिया का गेम स्पोर्ट्स बहुत बेहतर है, पहले से हम देख पा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो। तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक वैसे 18 गोल्ड जीत चुका है दोस्तों, 18 गोल्ड जीत चुका है। और 18 गोल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फ्रांस और साथ ही साथ में ब्रिटेन से ज़्यादा गोल्ड जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। तो कहोगे आपने ऑस्ट्रेलिया को ऊपर क्यों नहीं किया, अभी बताता हूँ। इसलिए नहीं किया क्योंकि 18 तो गोल्ड जीते, इन्होंने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं, सिल्वर यहाँ पे 12 जीते हैं और ब्रॉन्ज 11 जीते हैं। देखिए सिल्वर और ब्रॉन्ज से ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड जीते हैं और इस वजह से यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो लगभग कह सकते हैं 41 के आसपास है। तो टोटल अगर मेडल्स की बात करेंगे तो उस बेसिस पे यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 5वें पे है और अगर केवल गोल्ड के कंपैरिजन करें तो तीसरे पे आता है। ये चल रहा है आज का सिनेरियो। अच्छा, इंडिया कहाँ पर है? इंडिया दोस्तों करंट समय पे अगर हम देखेंगे तो बहुत नीचे है, लगभग 60 से ज़्यादा यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिलेगा। 65 या 66 के आसपास यहाँ पे भारत होगा। टॉप 50 में भी नहीं है हम। और हमने कितने मेडल जीते हैं? गोल्ड अभी तक एक भी नहीं जीता है, सिल्वर भी नहीं आया, एक भी सिल्वर कल आ सकता था बट वो आया नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों ब्रॉन्ज़ हमने अभी तक 3 मेडल जीत लिए हैं, तो 3 ब्रॉन्ज़ जीते हुए हैं भारत ने अभी तक। तो वही चीज़ यहाँ पे बाकी सारे एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे यूएस, चाइना, फ्रांस, इन सब के साथ में हम इंडिया को देखते हैं बट ओलंपिक्स के अंदर में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद सिल्वर मेडल की गुहार लगाई गई है, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने आपको एक अपडेट बताया था, लेकिन आज दोस्तों तारीख है 8 अगस्त और आज हमारे पास में एक और बहुत बड़ा होप है, बहुत बड़ी आशा है और वो आशा है नीरज चोपड़ा। आज इनका यहाँ पर जैवलिन थ्रो का मैच होने वाला है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक तो गोल्ड मेडल आ जाए, कम से कम एक गोल्ड मेडल आ जाए। बाकी इस ओलंपिक्स को देखकर हमें बहुत कुछ सीखना होगा, यहाँ से सीख लेनी होगी। जैसी हम वैल्यू क्रिकेट को देते हैं, हमारे लिए स्पोर्ट्स का मतलब केवल क्रिकेट ही होता है एक साइड से अगर हम देखें, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इन ओलंपिक्स के अंदर भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी एक स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बाकी दोस्तों आज के अखबार में फ्रंट पेज पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। जो मोहम्मद यूनुस हैं ये आज शपथ लेने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि आपको पता है अभी के समय पर तो कोई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है नहीं। शेख हसीना ऑलरेडी यहाँ पर देश छोड़कर निकल गई है ना, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ उसकी वजह से। तो एक नई इंतरिम सरकार बना रही है वहाँ की मिलिट्री और इंतरिम सरकार को यहाँ पर लीड करेंगे यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ये बेसिकली एक नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं। साथ ही साथ में जो दोस्तों वहाँ की बीएनपी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने यहाँ पर मांग की है तुरंत एक इलेक्शन की और बेसिकली पावर ट्रांसफ़र की, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो अभी के समय पर बांग्लादेश में सबसे पावरफुल इंसान है वो है वहाँ की आर्मी के जनरल, नाम है वकीरुज़्ज़मान, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया और मिलिट्री को किया, तख्ता पलट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर शेख हसीना को निकलना पड़ा देश छोड़कर। अभी के समय पर सब कुछ बेकार हो चुका है वहाँ पे। देन उसी के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो मोहम्मद यूनुस हैं नोबेल लॉरेट, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये पूरा का पूरा मामला जो है वो संभालेंगे। ये बोला गया है जो इंतरिम सरकार है वो इन्हीं के अंडर में चलने वाली है, उसको लीड करेंगे और साथ ही साथ में इलेक्शंस होंगे दोबारा से। फिर उसके बाद यहाँ की जो मिलिट्री है वो ये मिलिट्री जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, कहती है कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन,
और हमारी यहाँ पर एक बड़ी विक्ट्री है और अब हम यहाँ पे लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो करंट समय पर यहाँ पे जैसे अवामी लीग जो है ना, अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। इस अवामी लीग का नाम और निशान नहीं बचेगा थोड़े दिनों बाद, या कुछ समय और लग जाएगा, देखते रहना। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं अवामी लीग के जितने लीडर्स हैं उनमें से कई लीडर्स को मार दिया गया है, कई को अरेस्ट कर लिया गया है। शेख हसीना ऑलरेडी भाग चुकी हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं अवामी लीग को। और दूसरी तरफ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश के अंदर में, वो बीएनपी है। और भारत के लिए चिंता का विषय यह है दोस्तों कि ये बीएनपी पार्टी जो है ये प्रो पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और इनके अभी भद्दे स्टेटमेंट भी आने शुरू हो चुके हैं इंडिया को लेकर। कुछ लीडर्स जो कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो बात चल रही है, हिंदूज़ पर अटैक हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं, वो बायस है, गलत है। तो ऐसे स्टेटमेंट आने लगे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं करंट समय पर, वो वैसे तो ख़राब हैं, आने वाले समय पर और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और इसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी के समय पर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे जो इकॉनमी उनकी रिवाइव हुई थी, इकॉनमी ग्रो हुई थी दोस्तों, उस इकॉनमी को एक झटका फेस करना पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स ऑलरेडी ये मेंशन कर चुकी हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ना जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका नाम है यहाँ पर, जो उसके लीडर हैं ज़िया, ठीक है, ये उनका फ़ोटो नज़र आएगा इस तरीके से, आप देख पाएंगे फ़ोटो वगैरह लगा है। नाम है इनका खालिद ज़िया, पोस्टर वगैरह लगा रखा है। रैली के अंदर में, रैली के दौरान लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगली प्रधानमंत्री खालिद ज़िया बनकर आएँ। खालिद ज़िया को बेसिकली जेल में बंद करके रखा था साल 2018 से अभी तक, लेकिन जैसे ही शेख हसीना भागी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खालिद ज़िया तुरंत यहाँ पे जेल से रिलीज़ हो जाती हैं, छोड़ दिया जाता है इनको। और ये धन्यवाद करती हैं लोगों का कि लोग इनके लिए लड़े, लोगों ने लड़ाई लड़ी और अपने देश को रिबिल्ड करने का यहाँ पर एक डिसीजन लिया। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताती हैं। बट द थिंग इज़ आगे क्या होता है, वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में कैसे बदलाव आते हैं, वो समय के साथ पता चलेगा। आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा कि हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे और भी न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सबके प्रॉपर नोट्स बना के रेडीमेड फॉर्म में आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहां पे आपका सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी डेटा उस ग्रुप में अवेलेबल है। और दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज करोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि मुझे कहाँ पे क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन एक काम ज़रूर करना है, वो ये है कि मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो यार। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं मिलकर, इतने सारे लोग हैं हम इस चैनल पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों हमारा टारगेट है एक और 6 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा करना। 5,49,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जितना भी इंपॉर्टेंट इस पर लिखना चाहो लिख लेना, साथ ही साथ में इससे संबंधित जितने भी डेटा है उसको लिख के चलना। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है। हम बात करने वाले हैं विज्ञान पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में। हुआ यह है, चंद्रयान 3 की जो टीम है दोस्तों, इनको भी यहाँ पर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनको टॉप साइंस अवार्ड टीम का पुरस्कार मिला है। मैं आपको बता दूं कि अभी नेशनल स्पेस डे आने वाला है। तो नेशनल स्पेस डे पर लगभग 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें से जो हमारे 13 साइंटिस्ट है दोस्तों, इनको विज्ञान श्री अवार्ड मिलेगा। बाकी 18 साइंटिस्ट को सेलेक्ट किया गया है विज्ञान युवा अवार्ड के लिए। तो नाम से पता चल रहा है विज्ञान पुरस्कार, हमारे साइंटिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार लाया गया है। देखो ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँ तो सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप पहले आर्टिकल पढ़ लोगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा इन पुरस्कार के बारे में बेसिक तथ्य पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्या हैं ये पुरस्कार, कैसे वर्क करते हैं और किस किस के लिए कौन कौन से पुरस्कार हैं, ये आपको पता चल जाएगा ना।
आराम से आर्टिकल क्लियर समझ में आएगा। चलिए पहले मैं आपको बेसिक आपका जो लेवल है उसको क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पाएंगे सारा का सारा डेटा न्यू साइंस अवार्ड्स के बारे में। शुरुआत कैसे होती है, हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि वो इस प्रकार के 56 प्राइजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, 56 अवार्ड्स लेकर आएंगे। और ये सभी 56 अवार्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के कैटेगरी के अंडर में दिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर में कुछ और कैटेगरीज ही बांट दी गई। इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि 3 विज्ञान रत्न में दिए जाएंगे, 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनको बांट दिया गया। तो केंद्र सरकार लेकर आई इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। और ध्यान रखिए कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो विज्ञान रत्न कैटेगरी है, दूसरी विज्ञान श्री, तीसरा युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर और चौथा विज्ञान टीम। तो अभी जो हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे ना, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, उनको विज्ञान टीम वाला यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। ये सब अवार्ड इसलिए हैं ताकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक, उनको सपोर्ट कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इन अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है वो हुआ करेगा 11 मई को। 11 मई को अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं हम। केवल अनाउंस होगा 11 मई को, दिया कब जाएगा, दिया जाएगा 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। तो अनाउंसमेंट तो हो चुका है दोस्तों, किन किन को कितने कितने कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे। अब 23 अगस्त का इंतजार करो, आज 8 अगस्त है, थोड़े दिनों बाद यहाँ पर यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इन सभी लोगों को। ठीक है, तो जैसे हमारे पद्म अवार्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञान पुरस्कार है। लेकिन पद्म अवार्ड्स में कैश भी प्रोवाइड करवाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई कैश वगैरह देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि इन अवार्ड्स के बारे में ज़रा तोड़ के थोड़ा सा और बेसिक तथ्य समझ लेते हैं। जैसे इनमें सबसे पहले होगा विज्ञान रत्न अवार्ड। ये रत्न अवार्ड उसको दिया जाएगा, उस साइंटिस्ट को दिया जाएगा जिनका एक बहुत बड़ा लाइफ अचीवमेंट है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फिर दूसरा है विज्ञान श्री अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाएगा भैया उन व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सबसे हटकर एक योगदान दिया है। और विज्ञान टीम अवार्ड किसको दिया जाएगा, ये पूरी पर्टिकुलर टीम को दिया जाएगा जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया। जैसे चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च किया गया, चांद पर साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत पहला देश बना। और ये जो टीम है ऑब्वियस सी बात है ये सम्मान डिजर्व करती है, तो उनको यहाँ पर दोस्तों ये विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, है ना। फिर चौथा है यहाँ पर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, SSB का नाम आपने सुना होगा। जो शांति स्वरूप भटनागर है दोस्तों, ये भी एक हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है साइंस की कैटेगरी में, है ना। और यहाँ पर ये जो नाम दिया गया ना शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर एक व्यक्ति थे, ये फाउंडर और डायरेक्टर थे काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। साथ ही साथ में केमिस्ट्री एंड विजनरी भी आपको ये देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बेसिस पे ये अवार्ड शुरू किया गया। और ध्यान रखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इन अवार्ड्स के अंदर जो आर्टिकल में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, क्या ये अवार्ड्स केवल इंडियन लोगों को जो भारत में रह रहे हैं, इंडिया के नागरिक हैं, उनको दिया जाएगा? तो दोस्तों ये सही है, लेकिन साथ ही साथ में जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन होते हैं, PIO जिसको बोलते हैं, ये सभी एलिजिबल रहेंगे इन नए अवार्ड्स के लिए। लेकिन केवल एक ही PIO को विज्ञान रत्न दिया जाएगा। अब जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, बाहर रह रहे हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं विज्ञान श्री के लिए, प्लस यहाँ पे ये शांति स्वरूप भटनागर के लिए भी। तो ये जो यहाँ पे पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इनको विज्ञान टीम अवार्ड नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये अवार्ड ज़रूर से इनको बाकी दिए जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं और साथ ही साथ में नेशनल स्पेस डे पर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड रियलिटी में दिए जाएंगे। जब बात करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, तो निकल चुका है 11 मई को इन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ था। सबसे पहली बार ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया था 1999 में, ताकि जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स, उनके अचीवमेंट को यहाँ पर एक नाम दिया जा सके। और जो ये पर्टिकुलर डे है टेक्नोलॉजी डे दोस्तों, ये लाया गया था हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू। हर साल जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ये यहाँ पर सेलिब्रेट करता है इस पर्टिकुलर डे को। और इस प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इस डे का एक और इम्पॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि हर साल 11 मई को यहाँ पर ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो 11 मई 1998 तभी यहाँ पर इस डे को शुरू किया गया हमने ऑब्जर्व करना। ये वो दिन था जब भारत ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था पोखरान के अंदर में। तो इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल है
एक ऑपरेशन के अंदर में, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया पोखरान-2, उसमें हमने यहाँ पर टेस्ट किया, यानी न्यूक्लियर पावर भारत के पास में उस समय पर आ चुकी थी। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। बाकी देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन ये था कि फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एक व्यक्ति है उसका जो योगदान है, अगर मान लो कोई योगदान देता है तो उसको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। लेकिन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ किस फील्ड में योगदान देने से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर, बी परफॉर्मिंग आर्ट, सी साइंस या फिर डी सोशल सर्विस। सिंपल सा आंसर है भाई, सी है। साइंस कैटेगरी में विज्ञान पुरस्कार की बात कर रहे हैं, उसमें यह दिया जाता है ना। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब समझिए दोस्तों आर्टिकल। अब ये आर्टिकल चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। तो यही तरीका है दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से क्लियर करना। जैसे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है पहला सेट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का, या नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो 33 यानी 33 जो अवार्ड्स है वो दिए जाएंगे अब की बार 23 अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और इसमें चंद्रयान 3 की जो पूरी टीम है उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब इस अवार्ड में अगर आप देख पाएंगे तो मेंशन किया जा रहा है कि विज्ञान रत्न भी है, प्लस जो 25 लोग हैं उनको विज्ञान श्री दिया जाएगा। 25 लोग हैं यहाँ पे, उनको विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर भी दिया जाएगा और विज्ञान टीम अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी चारों कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाले हैं। विज्ञान टीम अवार्ड हमारी इसरो चंद्रयान 3 की टीम के लिए है। ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है और ये एक्सपेक्टेड भी था इस बार मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा नाम इन्होंने यहाँ पर देश का किया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ चुका है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो आर्टिकल से नहीं, जो डेटा मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, बैकग्राउंड डेटा आपके नोट्स जो PDF में दिए जाते हैं पेड ग्रुप में, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। आगे आते हैं ना दोस्तों पेज नंबर 12 और आते हैं आज के बिजनेस पेज पर। बात हो रही है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज़ आपको नजर आएंगी। तो बिम्स्टेक के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है दोस्तों, ये होनी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश होता है। हुआ यह है कि बिम्स्टेक का एक समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, और ये जो समिट है इसकी शुरुआत हुई कल। और इस समिट के अंदर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर इसको उद्घाटन किया। और उद्घाटन करते करते दोस्तों यहाँ पर मांग की गई है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर में जितने 7 देश अवेलेबल हैं दोस्तों, ये सातों कंट्रीज़ मिलकर क्या कर सकते हैं? ये सातों कंट्रीज़ मिलकर आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा और जो व्यापार में घाटा है, ट्रेड डेफिसिट्स है, वो कम होंगे, आराम से चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। इससे क्या होगा? दोनों कंट्रीज़ के जो व्यापार के संबंध है, रिलेशंस है, वो मजबूत होंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होनी चाहिए। इस बातचीत को वापस से रिवाइव किया गया बिम्स्टेक के अंदर में, बट ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आर्टिकल तो छोटा सा है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, हाँ इस पर बातचीत होनी चाहिए, ये पता है बस। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया बिम्स्टेक क्या है, कितने कंट्रीज़ हैं इसमें, कब बना था, कैसे शुरुआत हुई, क्या पर्पज़ है, बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने। फिर क्या करेंगे हम? आर्टिकल तो है न्यूज़ में, लेकिन पढ़ने का तरीका यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब दोस्तों बिम्स्टेक के अंदर में टोटल 7 देश हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं? उसमें आपका है बांग्लादेश, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं, ये रहा बांग्लादेश। उसके अलावा भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, और साथ ही साथ में आपको देखने को मिल जाएगा थाईलैंड है, देन श्रीलंका है, म्यांमार है। ये सभी कंट्रीज़ दोस्तों यहाँ पे इसका हिस्सा है। तो टोटल 7 देश हैं और उन 7 देशों का यहाँ पर ये मैपिंग आप देख सकते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान हो गए 3, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड हो गए 3, 6, श्रीलंका हो गया 7। दोस्तों ये ध्यान रखिए, इन 7 देशों का जो सबसे पहला समिट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। श्रीलंका मतलब अभी के समय में ये डेटा नहीं है, बस खाली ये ध्यान रखना, थाईलैंड में इसका सबसे पहला समिट हुआ था। बाकी क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसा क्वेश्चन बना था ब्रिक्स को लेकर कि ब्रिक्स को बताओ कब फाउंड किया गया, कौन से समिट के दौरान फाउंड किया गया, तो सवाल बन सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए बिम्स्टेक को कौन से डिक्लेरेशन के माध्यम से फाउंड किया गया? तो वो था बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो 1997 में हुआ। उसके माध्यम से इन 7 देशों का ग्रुप बनाया गया। और इन 7 देशों का ग्रुप क्यों बनाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ताकि ये 7 देश 6 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करके चल सकें। अच्छा, वो 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? तो पहला है दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रेड यानी व्यापार, जिसको लेकर ये बातचीत भी हो रही थी। दूसरा है यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी
ठीक है। तीसरा यहाँ पर है आपका एनर्जी सेक्टर, और फिर चौथा है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और साथ ही साथ में पांचवा है टूरिज़्म, और छठा है यहाँ पर फिशरीज़। तो दोस्तों यहाँ पर यह है टोटल आपके 6 एरियाज़ या 6 सेक्टर्स जहाँ पे ये दोनों सातों कंट्रीज़ मिलकर कॉपरेट करके काम करती हैं। इसी पर्पज़ से बिम्स्टेक बना। एट द लास्ट एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भैया बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्यों, वो है बांग्लादेश के अंदर, उसकी कैपिटल ढाका में। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे आप समझ ही पाओगे, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नौ आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल्स को ओपन करोगे तो एडिटोरियल में कुछ भी ज़्यादा काम का नहीं है। एक एडिटोरियल इससे ऊपर वाला जो एडिटोरियल है वो टेररिज्म को लेकर है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लेकर 19 जुलाई का वीडियो ओपन कीजिए, वहाँ पे मैंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में पढ़ाया हुआ है। 19 या 10 जुलाई को, इन दोनों में से 10 जुलाई को पढ़ाया है। 10 जुलाई का वीडियो ओपन करना यार, है ना, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आर्टिकल आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है जो आपके सामने है। यहाँ पे 2 आपको पर्सनैलिटीज़ नजर आएंगी। एक है यहाँ पर परसाइवल, दूसरे हैं सिद्धार्थ के गर्ग। ये दोनों ने मिलकर आर्टिकल लिखा है स्ट्रे डॉग पॉलिसी को लेकर। जो गलियों के अंदर में जो नॉर्मल आपको बाहरी कुत्ते देखने को मिलेंगे जो घूम रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं करंट समय पर, वो पॉलिसीज़ सही नहीं है, वो राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, बहुत विस्तार से बताऊंगा, और आज का मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो अच्छे से दोस्तों चीज़ों को सुनना, लास्ट में क्वेश्चन भी तो लिखना है ना, इसीलिए। चलिए, राइटर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। राइटर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग के केसेस बहुत सारे हैं। जो बाहरी कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते जिसको बोल दिया जाता है, आप स्ट्रे डॉग का हिंदी निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पे उनके काटने की वजह से कई सारे केसेस निकल कर आए, जहाँ पे लोगों में रेबीज़ के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और दुनिया में रेबीज़ के केसेस बढ़े। रेबीज़ भयंकर बीमारी है, अगर आपने ठीक नहीं किया टाइम पर तो कुत्ता काट ले और उसका जो सलाइवा है, लार वगैरह आपके बॉडी में लग गया है या चला गया है, तो उससे रेबीज़ फैलना शुरू होता है और वो मल्टीप्लाई होता रहता है। उसकी वजह से कई बार लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डरने लगते हैं, ऐसे कई सारी कंडीशंस आती हैं। तो ख़तरनाक चीज़ है रेबीज़, इसके केसेस बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, कई सारी सरकारें भी, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक आर्टिकल कवर किया था और इवन थंबनेल भी लगाया था कि टर्की की सरकार अपने देश में 40 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्तों को मारने वाली है। रीज़न, रेबीज के केसेस बढ़ने की वजह से जितने भी अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको ख़त्म करने का टारगेट बनाया उन्होंने। तो राइटर यही तो बोलते हैं, भाई दुनिया में जो चल रहा है वो इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया में कई सारे हाई कोर्ट हैं जो यहाँ पर इन कुत्तों को मारने का अप्रूवल दे चुके हैं कि मार दो भैया ये कुत्ता, यही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो राइटर बोलते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, सबसे गंदा सॉल्यूशन है। उसके अलावा भी कई सारे उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे ये डॉग को मारने की बात क्यों करते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि कई सारे केसेस हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार यहाँ पे डॉग्स को मारने की बात करती हैं कि डॉग्स को ख़त्म कर दिया जाए, दिक्कत ही ख़त्म, डॉग की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रेबीज़ के केस नहीं नज़र आएंगे, और ना ही यहाँ पर कभी कोई कुत्ता किसी को दौड़ाएगा पीछे। तो ऐसे सजेशन डेंजरस सजेशन है, ये राइटर का कहना है। क्योंकि राइटर बोलते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे आपने बोल दिया आपका जो समझ था उसके हिसाब से। अब जरा ये समझिए कि हमारा कानून क्या बोलता है, लॉज क्या बोलते हैं, हमारे पास में एक्ट जो अवेलेबल है वो क्या बोलते हैं। सबसे पहला एक्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, 1960 का ये कानून है। फिर दूसरा है यहाँ पर ABC रूल्स, जहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है, और ये 2001 का लॉ है। भैया ये दोनों लॉ को देखोगे तो वहाँ पे इन कुत्तों को मारना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लॉज के हिसाब से यहाँ पर सख्त मना है कि आप ऐसे मार नहीं सकते इनको। आपको लग रहा है केसेस बढ़ रहे हैं, रेबीज के बढ़ रहे हैं, तो आप कुत्तों सभी को मार दो, ये गलत है। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो है स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, नसबंदी करवा देना, यानी पॉपुलेशन रोक लेना। स्टरलाइज कर देंगे तो यहाँ पर वो कुत्ते ज़्यादा दूसरे कुत्ते यहाँ पर कह सकते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर राइटर बोलते हैं कि ज़रा एक बात और सुनिए, भाई बॉम्बे का हाई कोर्ट है, कर्नाटका का हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, इन सब ने रूल किया और इन सब ने यहाँ पर पावर दे दी लोकल अथॉरिटीज़ को कि भाई आप मार दो कुत्तों को, कोई बात नहीं, जितने भी बाहर घूम रहे हैं ख़त्म कर दो। ऐसी पावर दे दी गई, लेकिन ये पावर गलत है। भाई यहाँ पे एक तरफ तो हमारे पास में 1960 का ये एक्ट है और दूसरी तरफ ये है।
तो इन हाई कोर्ट ने ये बोला, जबकि केरला हाई कोर्ट ने दोस्तों ऐसी कोई भी पावर नहीं दी। केरला हाई कोर्ट बोलता है कि भाई हमारे पास में सेंट्रल लॉज हैं, कई सारे केंद्र सरकार के नियम हैं, और जो कि इस तरीके से एनिमल्स पे अत्याचार दिखाएगा उसकी सज़ा है, क्रुएल्टी है। अगर आप दिखा रहे हैं तो उसके लिए एक्ट है, पीसीए एक्ट है 1960 का। तो ये चीज़ तो है गलत। सुप्रीम कोर्ट ने भी केसेस को देखा। यहाँ पर भी दोस्तों बार बार इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस हुए, बातचीत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये बोला कि देखिए इस केस को देखते हुए हम यही बोल रहे हैं कि आप जो नियम है हमारे पास में, एबीसी रूल है 2023 का, प्लस जो एनिमल्स को अत्याचार से बचाने का जो एक्ट है 1960 का, आप इन एक्ट के हिसाब से चलिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मैंडेट किया कि जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पर आप कुत्तों को मारिए नहीं, आप स्टरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। नसबंदी करवा के पॉपुलेशन रोक देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पर एक और सवाल उठाते हैं राइटर, आप बार बार जब मारने की बात करते हैं तो मारने से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्कुलर में मेंशन किया गया है कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी है, इन्होंने एडमिट किया कि यहाँ पर इन्होंने 1984 से लेकर 1994 के बीच में 4.5 लाख स्ट्रे डॉग्स को मार दिया था। उसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्चे इन्होंने। तो राइटर यही तो बोलते हैं भाई इतना आप यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी यहाँ पर आपके पास में डॉग की पॉपुलेशन है, तो डॉग्स को मारना ये कोई यहाँ पर कारण या सॉरी ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा इनकी पॉपुलेशन को रोकना। स्टरलाइजेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। बस इसी बात को इन्होंने यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फैला के लिख दिया है, हर एक पैरा में वही बात दोहराते दोहराते। तो एग्ज़ाम के लिए भैया क्या करना है, हमें थोड़ा सा हटके ही पढ़ना है दोस्तों। ये तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपको बता दिया एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से। अब हट के जो पढ़ना है वो देखिए ज़रा। तो दोस्तों अगर डॉग अटैक का मामला आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, इंटरव्यू में सामने कोई जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे हैंडल करना है, मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा। इस आर्टिकल को 360 डिग्री में कवर करूंगा कि आखिरकार हमारे देश में ये जो स्ट्रे डॉग्स की समस्या है वो किस लेवल पर है और इस समस्या का सुधार कैसे किया जा सकता है, ये भी बताऊँगा। अब देखिए समस्या क्या है, क्योंकि लगातार यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। आज भी न्यूज़पेपर खंगालोगे तो 2-4 आर्टिकल मिल जाएंगे कि यहाँ पर कुत्ते ने काट लिया इसको, यहाँ पे ऐसे काट लिया। रोज़ खबरें आ रही हैं और ज़्यादातर यहाँ पर चिल्ड्रन और मैन के ऊपर अटैक हो रहे हैं इन डॉग्स की वजह से। तो तेलंगाना के अंदर जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 5 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रे डॉग ने, एक आवारा कुत्ते ने अटैक किया उसके साथ खेलते खेलते। और दोस्तों ये दूसरा डॉग इंसिडेंट था 1 महीने के अंदर, और ऐसे इंसिडेंट लगातार नज़र आ रहे हैं। तो ये ना लोगों में गुस्सा जगा रहा है। लोग यहाँ पर चिंतित हैं इन चीज़ों को लेकर कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और डॉग लवर्स उनके सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। तो डॉग लवर्स जो बढ़ रहे हैं ना, उसको लेकर कई बार जो सोसाइटी है, मान लो कोई सोसाइटी है जहाँ पे किसी ने कोई भी पेट नहीं पाल रखा, कोई एक व्यक्ति अगर ले भी आया तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वाकई में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे मारने की ज़रूरत पड़ रही है? तो देखिए इसको लेकर मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए साल 2019 में लोकसभा के अंदर ये बताया गया कि हमारे देश में स्ट्रीट डॉग की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है पिछले 7 सालों में। कम हुई है, बड़ी नहीं है। 18 लाख से कम हुई। पहले 1.71 करोड़ थी, ये कम होकर 1.53 करोड़ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि भले ही डॉग की पॉपुलेशन कम हुई हो, लेकिन डॉग के काटने के केसेस बढ़े, जिसकी वजह से रेबीज़ के केसेस हमारे देश में बढ़े हैं। और रेबीज़ के केसेस बढ़ने की वजह से, क्योंकि नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये बोलता है कि 6,644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस और डेथ जो है वो 2012 से लेकर 22 के बीच में देखने को मिला। और हर साल दुनिया में 60,000 के आसपास ह्यूमंस की जान जाती है रेबीज़ की वजह से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 36% जो ग्लोबल डेथ हैं वो रेबीज़ की वजह से हो रही हैं। मतलब केवल हमारे देश में 36%। तो इंडिया में यहाँ पर रेबीज़ का ऑब्वियस सी बात है चिंता का विषय तो है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्होंने बोला कि 96% जो रेबीज़ के केसेस हैं भारत में वो केवल और केवल बाहर जो सड़क पे घूम रहे कुत्ते हैं उनके काटने की वजह से होते हैं, और इंडिया इसमें लीड कर रहा है। इस वजह से इसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो फैक्ट्स आपको समझ में आए कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्यों हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, क्यों एडिटोरियल लिखा जा रहा है। अब राइटर बोलते हैं चलिए ये बताइए, इन्होंने यहाँ पे बताया कि आखिरकार कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस, क्यों यहाँ पर डॉग क्राइसिस देश में बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। पहला रीज़न है दोस्तों, हमारे पास में प्रॉपर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स नहीं है। आपके पास में कोई पर्टिकुलर लॉ या हिसाब से कोई प्रोसीजर है नहीं, और आप फिर बाद में कहते हैं कि कुत्तों को मार दिया जाए तो एक सही सॉल्यूशन है ये। एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात क्यों नहीं करते हैं?
बर्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने से रुक जाएगी। तो पहला रीज़न ये है आपके पास में प्रोग्राम की कमी है। दूसरा, इररेस्पॉन्सिबल ओनरशिप। बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर में जो अपने पेट्स को मतलब पालते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे गलियों में बाद में छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे वो लेना नहीं चाहते। मतलब किसी कोई इंसान था जिसने पाला कुत्ता, मन भर गया और उसने क्या कर दिया, वापस ऐसी गलियों में उसको छोड़ दिया। अब वो कुत्ता ऐसे ही भटक रहा है बिना किसी सुपरविजन के। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। देन तीसरा यहाँ पर जो रीज़न है वो है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। आप देख पाते होंगे आजकल शहरों में कई बार किसी का भी कोई प्लॉट खाली पड़ा रहता है घरों के पास में, वहाँ पे लोग सब कूड़ा भर देते हैं यार घर के आसपास। वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादातर जगह पे ऐसे नज़र आता है, स्पेशली छोटी छोटी गलियों में भी। अगर छोटी सी ज़मीन खाली है ना और आसपास बहुत सारी पूरी कॉलोनी बसी है, घर बसा हुआ है, सब कूड़ा भर देते हैं उस जगह पे। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा और कुत्तों को यहाँ पे उस गार्बेज में कुछ ना कुछ मिल रहा है, लगे पड़े हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर मैनेज करना एक सही सोल्यूशन है। आप मैनेज नहीं करोगे, वो ढेर बढ़ता रहेगा, कुत्तों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वो उस खोज में उस कूड़े के ढेर में पड़े रहेंगे और ये नंबर्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक और रीज़न आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग हैं भारत में जिन्हें पेट ओनरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है ना। कई बार केवल शौक के मारे डॉग को पाल लेना, मन भर जाए तो ऐसी छोड़ देना, ये चीज़ नहीं होती है दोस्तों। इसको लेकर यहाँ पर एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आप पाल रहे हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यहाँ पे रखिए, ठीक है। अच्छी बात है, मैं बहुत शानदार पेट लवर्स देखे हैं जो कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, हर चीज़ को दिखाते हैं। देखो होता ही है ना, अपने डॉग को ट्रेन करना भी होता है। अब जो लोग ट्रेन नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। वो केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं भाई आपने डॉग पाला है, थोड़ा एग्रेसिव है, अगर ट्रेन वगैरह करो सही रहेगा। तो आपकी साइड से भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, समझ गए। फिर बात आती है रिलीजियस बिलीफ की। कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो ये बिलीव करती हैं कि देखो डॉग्स को मार देना या उनकी नसबंदी करा देना ये रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट में है और ये डिफ़िकल्ट है यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, डॉग की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में कोई ना वेलफेयर लॉज भी नहीं, कोई नियम कानून भी नहीं है, कुछ भी चल रहा है यार। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडिया के पास में कोई ऐसे इनफ लॉज नहीं है जो किसी एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके किसी एब्यूज़ से। सपोज़ यहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक ओनर था, डॉग लेकर आया, उसका थोड़े दिन का मन था, उसने यहाँ पर उस डॉग को रखा, उसके बाद छोड़ दिया। उस पर कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज हो सकती है उसको त्यागने की? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी मर्ज़ी। ऐसा चल रहा है मामला। नाउ क्वेश्चन यह है कि चलो सब कुछ समझ में आया, तो सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं इन डॉग क्राइसिस को रोकने के लिए। पहला स्टेप यही है कि भैया एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लेकर आया गया जहाँ पे डॉग्स को स्टरलाइज यानी वैक्सीनेट करने की बात की गई है। और फॉर एग्जांपल साल 2019 में केरला की सरकार ने लगभग 87,000 जो डॉग्स हैं इसको स्टरलाइज किया, नसबंदी करवाई ताकि पॉपुलेशन ना बढ़ पाए। फिर दूसरा प्रोग्राम सरकार ने वैक्सीनेशन वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा रही है ताकि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इन सबको देखो, एक अच्छा सोल्यूशन ये भी तो है, डॉग्स को मारने वगैरह की वजह से, मारने की बजाय उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए, है ना। अगर उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो वो अगर काट भी लेते हैं किसी को तो रेबीज़ वाला केस नहीं नजर आएगा। तो फॉर एग्जांपल 2020 में तमिलनाडु की सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई अपने शहर में, स्पेशली चेन्नई के अंदर इन स्ट्रे डॉग्स के अंदर में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर अवेयरनेस कैंपेन फैलाना ज़रूरी है, सरकार को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, पेट ओनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की ज़रूरत है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया, बी ह्यूमन सेव अ लाइफ करके, ताकि यहाँ पर लोगों को एंकरेज किया जा सके कि भाई आप बाहर की जो ब्रीड्स अपना रहे हैं, आप केवल शौक के लिए पाल रहे हैं कि भाई मैं ये वाला, उसने ये वाला कुत्ता पाला है तो मैं ये वाला कुत्ता पालूंगा, मेरे पड़ोसी ने ये पाला है तो मैं ये पालूंगा। इससे अच्छा यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर केयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, समझ गए ना। बाकी जो हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट जिसके बारे में आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे, वो नियम तो हमारे पास में है। तो ये लॉज भी हैं जो यहाँ पर इस तरीके के डॉग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कन्फाइनिंग स्ट्रे डॉग्स इन फैसिलिटीज़। कहने का मतलब है यहाँ पर जिस तरीके से हम डॉग्स को रोकने की बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, लोग इसके अगेंस्ट में भी खड़े हैं। लोगों का कहना यह है कि डॉग का जो ये पूरा मामला है ना, इसको काउंटर करने के लिए अगर उनको मार दिया जा रहा है तो ये बेसिकली एक निर्दयता है, इसको क्रूएल्टी की तरह देखेंगे।
दूसरा यहाँ पर ये एथिकल कंसर्न भी है। कई सारे लोग यहाँ पर बिलीव करते हैं, देखिए सभी एनिमल्स जो हैं ऑब्वियस सी बात है उनका भी हक है जीने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे आपके पास में फंडामेंटल राइट हैं, डीपीएसपी हैं, वैसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। आपकी एक ड्यूटी बनती है अपने पेड़ पौधे को बचाने की, वाइल्ड लाइफ को बचाने की, तो आपकी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ जाता है, तो एक एथिकल कंसर्न हो जाता है उनको मार देना। तीसरा यहाँ पर इनइफेक्टिवनेस। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। WHO की जो एक्सपर्ट कमेटी है रेबीज़ को लेकर, वो ये बोलती है कि आप डॉग्स को ख़त्म कर दोगे तो इसका कोई ऐसा हमें अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि डॉग की पॉपुलेशन रुक जाएगी। उसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। कई बार जैसे अभी टर्की क्या कर रहा है, डॉग्स को यूथनाइज कर रहा है। यूथनाइज मतलब एक इंजेक्शन देता है जहर का, जिससे यहाँ पर वो डॉग ख़त्म हो जाएगा। तो कई सारे एरियाज़ में यहाँ पर इस चीज़ें अपनाई जा रही हैं, ये गलत है। तो इसके बजाय कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन अपनाएं, वही स्टरलाइजेशन, बार बार वही चीज़ है। थोड़ी ह्यूमैनिटी यहाँ पे हमें दिखानी होगी। फिर एट द लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस द स्ट्रे डॉग क्राइसिस। क्या क्या करना चाहिए इस मामले को संभालने के लिए। आपसे मान लो कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, आपके विचार में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक बढ़िया रणनीति हमें चाहिए, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको लागू करेंगे। और इन प्रोग्राम्स को या इन लॉज को जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं इनको लागू करना होगा। अभी इसमें कुछ नए नियम भी आए हैं, ABC रूल 2023 के हैं, उसको लागू कर सकते हैं। दूसरी एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है। यहाँ पे भारतीय जो इंडियन डॉग्स हैं दोस्तों, इंडियन ब्रीड्स हैं, स्ट्रीट पे घूम रहे हो, उनको अडॉप्ट करना शुरू करो। ठीक है, अगर एक व्यक्ति, मान लो 100 में से एक व्यक्ति यहाँ पर कोई स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है सड़कों पे फिर बाद में कुछ समय बाद कोई कुत्ता रह ही नहीं जाएगा। आप वैक्सीनेट करा के यहाँ पे उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, है ना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, डॉग्स सड़कों पे नहीं बचेंगे, आप उनकी केयर कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, अगेन मामला सॉल्व हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या है, जो नेटिव ब्रीड्स ऑफ डॉग्स है दोस्तों, उनको प्रमोट करना भी ज़रूरी है। हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं इनके बारे में, इन ब्रीड्स के बारे में किसी को पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे बाहर की ब्रीड्स इंडिया में आती हैं तो उनकी हेल्थ वगैरह ज़्यादा सही नहीं रहती है, इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर रहता है। लेकिन हमारे देश की जो ब्रीड्स है दोस्तों, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं नेटिव ब्रीड्स के। देन बात आती है रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को प्रमोट करना। वही मैंने आपको बताया, जो पेट ओनर्स हैं, है ना, उनको एंकरेज करना, उनको और बढ़ावा देना कि भाई यहाँ पर आप जो है ना थोड़ा सा मतलब अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। फिर जो डॉग अटैक्स हो रहे हैं, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से देखना। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि 2 बच्चे स्पेशली यहाँ पर उनको डॉग अटैक के थ्रू मार दिया गया न्यू दिल्ली के अंदर में, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ वो। तो जो डॉग अटैक हुआ उनको टेस्ट करना ज़रूरी है, और जो सारे प्रूफ्स हैं वो यहाँ पर लाने ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद में मेंशन ये भी किया गया है कि अपने डॉग ओनर्स को आप एंकरेज कर सकते हैं कि वो अपने पेट को स्टरलाइज कर लें, ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी नहीं। तो एट द लास्ट यहाँ पे हमारे पास में एक मेंस का क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द इशू ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया एंड व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस द स्ट्रे डॉग क्राइसिस। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा क्या है, आवारा कुत्तों के संकट से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसको लेकर एक आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी लोग बढ़िया सा आंसर लिख पाएंगे। नाउ चलिए दोस्तों, करते हैं अपने सेशन को समाप्त। उससे पहले वर्ड ऑफ द डे, रोज़ आपको एक शब्द मिलता है सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज का वर्ड है रबर नेक। रबर नेक का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में देखना, है ना, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति, है ना, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में आप उस चीज़ को देख रहे हो, आगे क्या होगा क्या होगा, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में जिज्ञासा है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, रबर नेक। टू लुक अबाउट और टू स्टेयर विद ग्रेट क्यूरोसिटी। अब यहाँ पे जब भी कोई बात आएगी कि हाँ भाई मतलब किस चीज़ को लेकर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से ये चीज़ें देख रहा है, तो उसके लिए आपने रबर नेक वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। चलो यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट।
बाकी आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि बताइए कौन से ओशन में जो फिजी आइलैंड है वो लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर है पैसिफिक ओशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिजी को हम लोग रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से भी जानते हैं। एक आइलैंड कंट्री है जो मेलिनेशिया वाले हिस्से में लोकेटेड है। और ध्यान रखिए हमारे पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा है। इसमें छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है, 330 आइलैंड का यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रुप है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमारा जो न्यूजीलैंड वाला ग्रुप, न्यूजीलैंड जो कंट्री है दोस्तों, उससे जस्ट ऊपर, उससे नॉर्दर्न साइड में है। लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर जाओगे नॉर्थ साइड में तो आपको फिजी देखने को मिल जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया भी जस्ट पास में है। ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया। चलिए आगे आते हैं और करते हैं अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।